बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 47 और लेक्चर नंबर 47 में आज हम देखेंगे EBS S3 EFS स्टोरेज। ठीक है, इन तीनों स्टोरेज को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है। EBS क्या होता है हमारे पास इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, S3 क्या होता है हमारे पास सिंपल स्टोरेज सर्विस और EFS क्या होता है जी इलास्टिक फाइल सिस्टम। उससे पहले एक चीज़ हम डिस्कस करते चलें, ब्लॉक लेवल स्टोरेज क्या होता है और ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज क्या होता है। EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज ये जो होता है हमारे पास ब्लॉक लेवल स्टोरेज होता है और S3 हमारे पास क्या होता है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। ब्लॉक लेवल स्टोरेज हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास घरों में पीसीज होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, हार्डवेयर, उनके अंदर जो हार्डवेयर लगा होता है, हार्ड डिस्क लगी होती है, वो कौन सी होती है जी ब्लॉक स्टोरेज होती है। ब्लॉक स्टोरेज हम उसे क्यों कहते हैं, ब्लॉक स्टोरेज के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या बने होते हैं ब्लॉक्स बने होते हैं। उस ब्लॉक के ऊपर फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज करें हमारे पास एक 100 MB की एक्सेल फाइल है। ठीक है जी, 100 MB की एक्सेल फाइल है। जब हम उसे कॉपी करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, अपने सिस्टम की हार्ड ड्राइव के अंदर, पार्टीशन के अंदर, तो वो जब 100 MB की साइज़ जो वो एलोकेट हो जाता है उसको, तो वो डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर होता है। ठीक है, कुछ ब्लॉक्स होते हैं उस हार्ड डिस्क के अंदर, काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं। कुछ ब्लॉक्स वो 100 MB की जो है वो, फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि उसने 10 ब्लॉक्स जो हैं वो कर लिए, 10 ब्लॉक्स की स्पेस ले ली है उसने। अब वो ब्लॉक्स जब नेक्स्ट टाइम आप उस फाइल में कुछ एडिशन करेंगे और वो फाइल जब आप दोबारा वहाँ पे कॉपी करेंगे तो वो पूरी की पूरी फाइल कॉपी नहीं होती। ये आपने अक्सर नोट भी किया होगा। अगर आप 100 GB की फाइल होती है या 100 MB की फाइल आपको चेंजिंग करते हैं, आप दोबारा उस पर कॉपी करते हैं, तो वो क्या होती है एक सेकंड में सिर्फ चेंज होती है, उसमें जो सेटिंग्स होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं, जो आपने चेंजिंग्स की होती हैं वो रिप्लेस होती हैं और बाकी फाइल एज इट इज़ पड़ी रहती है। ठीक है, अगर आप दोबारा कोई फाइल न्यू फाइल 100 MB कॉपी करेंगे तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, जो वो ब्लॉक्स उसको असाइन होते हैं उसके अंदर जब हम उस फाइल को दोबारा ऊपर कॉपी करते हैं तो जिन ब्लॉक्स में चेंजिंग्स हुई होती हैं सिर्फ वही ब्लॉक्स क्या होते हैं रिप्लेस होते हैं, वही ब्लॉक्स चेंज होते हैं। या अगर उस फाइल में एडिशन हुई है तो सिंपल उसको मज़ीद कुछ ब्लॉक्स असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्ट स्टोरेज में ऐसे नहीं होता। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में जब आप कोई 100 MB की फ़ाइल प्लेस करते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद जब दोबारा उसमें उस फाइल में आपने चेंजिंग की, चेंजिंग करने के बाद जब दोबारा उसमें आप कॉपी करना चाहते हैं तो वो पूरी की पूरी फाइल क्या होती है वो दोबारा से अपलोड होती है, दोबारा से कॉपी होती है। ठीक है, उसको दोबारा से 100 MB ने फर्स्ट टाइम जितना उसमें टाइम लगा था उतना ही दूसरी दफ़ा सेकंड अटेम्प्ट में भी उतना ही टाइम लगेगा उसमें। ठीक है जी, तो आई होप ये आपको ब्लॉक स्टोरेज और ऑब्जेक्ट स्टोरेज ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसीलिए हम ब्लॉक स्टोरेज में आप देखते हैं EBS कनेक्ट करते हैं अपनी EC2 इंस्टांसेस में और उसके ऊपर हम क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। S3 ये क्या होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होता है, इसीलिए हम S3 के अंदर जो है वो क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है, इसलिए हम इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रीड एंड राइट ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, इसमें रीड एंड राइट ऑपरेशन अगर आपने करने हैं तो वो जल्दी हो जाएंगे ब्लॉक स्टोरेज में। क्यों, अगर राइट करना है तो ऑलरेडी आपकी जो पुरानी फाइल्स हैं वो पड़ी रहेंगी, अगर कोई न्यू फाइल आई है तो उसके सिर्फ ब्लॉक्स चेंज होंगे, बाकी एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में आपको क्या होगा, आपके वो पूरी की पूरी फाइल दोबारा से आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। तो पहले EBS वर्सेस S3 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। S3 हमारे पास क्या होता है जी सिंपल स्टोरेज सर्विस टू बी यूज फॉर वार्म ऑपरेशंस। वार्म ऑपरेशंस क्या होते हैं, राइट वंस एंड रीड मैनी टाइम्स। कोई ऐसा स्टोरेज जहाँ पे आपने एक दफ़ा राइट कर दिया और उसको रीड आपने मल्टीपल टाइम्स या मैनी टाइम्स आपने उस फाइल को क्या करना है रीड करना है, आपके यूज़र्स ने रीड करना है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे आप कौन सा स्टोरेज यूज़ करेंगे, S3 यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने स्टैटिक वेबसाइट है वो S3 के अंदर आपने क्रिएट कर दी है। अब उस वेबसाइट को जस्ट यूज़र्स क्या कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे मैनी टाइम्स फ्रॉम द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट लोकेशन के आप स्टैटिक वेबसाइट अगर यूज़ कर रहे हैं तो S3 यूज़ कर सकते हैं। स्केलेबल है जी, साइज़ नॉट टू बी प्लान्ड। स्केलेबल है और साइज़ नॉट टू बी प्लान्ड, इसका साइज़ आपको प्लान नहीं करना पड़ता, लेकिन अप टू 5 TB तक साइज़ जो है वो आप 5 TB तक की फ़ाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। नॉट सूटेबल फॉर होस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेसेस, मैं आपको बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है। एग्जांपल्स लॉग फाइल्स, लॉग फाइल्स आप इसके ऊपर अपलोड करते रहें, अपनी सेव करते रहें S3 के अंदर, हो सकता है वो आपको विद इन वीक और विद इन मंथ 1 टाइम और 2 टाइम एक्सेस करनी पड़े, तो आप लॉग फाइल इसके अंदर सेव
कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इट वर्क्स बेस्ट एज सर्वर डिस्क। आपके अंदर सर्वर के अंदर जो डिस्क लगी होती हैं उस एज अ सर्वर डिस्क अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आप क्या यूज़ करेंगे, EBS को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, रीड राइट ऑपरेशंस फास्ट हो रहे होते हैं, इस वजह से हम EBS को यूज़ कर रहे होते हैं। और ब्लॉक लेवल स्टोरेज है, परसिस्टेंट है एंड हाई परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ फास्ट रीड एंड राइट, ठीक है, बता चुका हूँ। replicated within availability zones and could be mounted to one EC2 instance in the same AZ। एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही इसको रेप्लिकेट मल्टीपल लोकेशंस पे एक EBS वॉल्यूम को रेप्लिकेट किया जा रहा होता है। अगर आपका पूरे का पूरा अवेलेबिलिटी, अगर उस मल्टीपल लोकेशंस के अंदर कोई एक लोकेशन डाउन हो जाए तो किसी दूसरी लोकेशन से आपको उस EBS को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका पूरे का पूरा एक अवेलेबिलिटी जोन ही डाउन हो गया तो फिर आपका उसके अंदर जो EBS पड़े हुए थे वो आपका पूरे का पूरा क्या हो गए, ज़ाया हो गए, ठीक है जी। और इसका क्या है, इसमें है कि एक EC2 इंस्टांस में एक वक्त में एक ही एक EC2 इंस्टांस जो होता है वो एक वक्त में एक EBS को एक्सेस कर सकता है, जबकि EFS में ऐसा नहीं होता। अभी EFS में जाके देखते हैं EFS में क्या होता है। EFS में क्या होता है, इट रेप्लिकेटेड अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन्स इन अ रीजन। एक रीजन के अंदर जितने अवेलेबिलिटी जोन्स में आप क्रिएट करेंगे उतने अवेलेबिलिटी जोन्स में ये क्या हो रहा होगा, इसका डाटा रेप्लिकेट हो रहा होगा EFS। इंस्टांसेस फ्रॉम डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स कैन बी कनेक्टेड टू EFS, ठीक है। डिफरेंट अगर A अवेलेबिलिटी जोन में आपने क्रिएट किया और EFS आपका अवेलेबिलिटी जोन B में पड़ा हुआ है तो वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी माउंटेड, अच्छा ये थोड़ा सा आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो गया, इसका ये मतलब नहीं है। इंस्टांसेस फ्रॉम डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स कैन बी कनेक्टेड टू EFS। अगर आपका EFS जो है वो A अवेलेबिलिटी जोन में पड़ा हुआ है, B अवेलेबिलिटी जोन में पड़ा हुआ है तो अगर आपका A जो है वो अवेलेबिलिटी जोन ही पूरे का पूरा डाउन हो गया है, ठीक है, तो आप यानी कि उस दोबारा अपने EFS को रिस्टोर कर सकते हैं फ्रॉम अवेलेबिलिटी जोन B, ठीक है जी। कैन बी माउंटेड टू n नंबर ऑफ EC2 इंस्टांसेस। n नंबर ऑफ EC2 इंस्टांसेस को आप क्या कर सकते हैं, माउंट करवा सकते हैं EFS के ऊपर। और ऑन प्रेमिसेस सर्वर जो हैं उनको भी आप क्या करवा सकते हैं, उनके ऊपर भी EFS को माउंट करवा सकते हैं वाया VPN और डायरेक्ट कनेक्ट, जबकि EBS में ऐसा नहीं होता। कैन बी माउंटेड टू मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस एट अ टाइम, ठीक है जी, मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस को एट अ टाइम आप माउंट करवा सकते हैं EFS को EC2 इंस्टांसेस के ऊपर। ऑटोमेटिकली स्केल होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से आप लोगों को बताया था। जितना आप यूज़ कर रहे होंगे उतनी आपको बिलिंग चार्ज होती है। नो साइजिंग नीड टू बी डन अनलाइक EBS। EBS जब आप डिफ़ाइन करते हैं EC2 इंस्टांस के लिए तो आपको साइज़ डिफ़ाइन करना पड़ता है, जबकि EFS के अंदर आपको कोई साइज़ डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सिक्योर है जी। कैन बी इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी ग्रुप्स, ठीक है, इनक्रिप्ट किया जा सकता है। वो तो पूरे का पूरा AWS क्लाउड जो है इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आपका कुछ भी डाटा पड़ा हुआ है इसके ऊपर तो उसको सिक्योर किया जा सके, ठीक है जी। EBS है उसको भी आप सिक्योर कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं। S3 है उसको भी आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं, EFS को भी आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। और अच्छा जी, मैं एक सेकंड की ब्रेक ले रहा हूँ, मेरा गला खुश्क हो गया है। एक्चुअली मैंने पिछला लेक्चर भी अभी रिकॉर्ड किया है 2 मिनट पहले, तो मैं 2 मिनट के बाद जो है वो वापस आता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। और यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन किया है, मैंने नहीं किया, ये मैंने डायग्राम जो है वो इंटरनेट से पिक की है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं EFS, S3 ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, ब्लॉक लेवल स्टोरेज और Amazon EFS, ये हमारे पास फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। इनकी आप परफॉर्मेंस मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, प्री ऑपरेशन लेटेंसी, लो लेटेंसी, ठीक है जी। मल्टीपल GBs पर सेकंड में आप इस पर कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल GBs पर सेकंड थ्रूपुट है, इसमें सिंगल GB पर सेकंड है, ठीक है, EBS के अंदर। डाटा अवेलेबिलिटी आपको बता रहा होता है। EFS जो है वो स्टोर्ड डेंटली अक्रॉस मल्टीपल एजीज में आपका सेव हो रहा होता है। इसी तरह S3 के अंदर डाटा जो है वो भी मल्टीपल एजीज में सेव हो रहा होता है फॉर रिडंडेंट पर्पस, जबकि EBS में ऐसा नहीं होता। EBS में एक ही एजी में आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है लेकिन मल्टीपल लोकेशंस में स्टोर हो रहा होता है। इस तरह अगर आपने एक्सेस करना है तो 1 to 1000 ऑफ EC2 इंस्टांसेस या ऑन प्रेमिसेस सर्वर के अंदर, आपके ऑन प्रेमिसेस में डाटा सेंटर में आपके कुछ सर्वर पड़े हुए हैं तो वो भी EFS को एक्सेस कर सकते हैं एट अ टाइम कंकरेंट,
ठीक है जी। इस तरह EFS जो है S3 जो है, S3 को आप वेब से एक्सेस कर सकते हैं, 1 to millions ऑफ कनेक्शंस ओवर दी वेब इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ब्लॉक लेवल स्टोरेज में जी सिंगल EC2 इंस्टांस एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, जिस अवेलेबिलिटी जोन में आपका ABS पड़ा होगा उसी के अंदर जो EC2 इंस्टांस है वही सिर्फ इसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे आप यूज़ केसेस देख सकते हैं कि EFS को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वेब सर्वर एंड कंटेंट मैनेजमेंट में, एंटरप्राइज को बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं आपके, मीडिया एंटरटेनमेंट, होम डायरेक्टरीज बैकअप्स वगैरह के लिए, डेवलपिंग टूल्स के लिए, ठीक है, कंटेनर स्टोरेज, बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए आप EFS को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह S3 को आप जब आप वेब सर्विंग एंड कंटेंट मैनेजमेंट, मीडिया एंटरटेनमेंट बैकअप्स के लिए कर सकते हैं, बिग डाटा एनालिटिक्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप सिर्फ वेब से एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, S3 को आप वेब से तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप अमेज़ॉन EC2 का जो इंस्टांस होता है उससे भी आप अमेज़ॉन S3 को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आई थिंक मेरा वो नेक्स्ट लेक्चर वही है, वो हम देखेंगे उसमें, ठीक है जी। EC2 इंस्टांस से हम S3 को एक्सेस करेंगे। इसी तरह EFS और S3 इन दोनों को हम बूट वॉल्यूम्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बूट वॉल्यूम्स के लिए हम कौन सा यूज़ करते होते हैं, ABS को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ट्रांजैक्शनल नो सिक्योर डेटाबेसेस, डाटा वेयर हाउसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम ABS को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये था छोटा सा लेक्चर जिसमें हम थोड़ा से डिफ्रेंशिएट करना था हमने EFS को, S3 को, ABS को, तो वो हमने कर लिया जी। और आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।